अरे अनु, आज तो चैन से बैठ जा, आज वाले देखने आ रहे हैं। जो लड़की लोअर और टी शर्ट में चुपके चुपके छत की तरफ जा रही थी ताकि बगीचे में कच्ची इमली तोड़ सके। दादी की आवाज सुनते ही वहीं रुक गई थी। मैं कोई शो पीस हूँ क्या जो लोग मुझे बार बार देखने आते हैं? वो बड़बड़ाई। अरे जब लड़के वाले तुझे पसंद करेंगे तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और शादी होगी। और सुन, इस लोअर और टी शर्ट में उनके सामने मत आ जाना। लड़कों के साथ खेल खेल कर तेरा बदन भी लड़कों जैसा हो गया है। सलवार सूट पहनकर आना और दुपट्टा अच्छे से कंधों पर फैला लेना। दादी की नज़र उसके उस वजूद पर पड़ी जिसमें नारी सौंदर्य का लगभग कोई निशान न था। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की कि आज ये रिश्ता तय हो जाए ताकि वे चैन से मर सकें और अपनी अनाथ हो चुकी नातिन का घर बसा सकें। रिश्ता तय भी हो गया और शादी भी हो गई, पर शादी की पहली रात जब आदिल ने उसका दुपट्टा हटाया और उसके करीब हुआ, जैसे ही उसका हाथ अनुषा के धड़कनों के पास पहुंचा, वो चौंक कर पीछे हट गया था। तुम लड़की हो या लड़का, तुम्हारे अंदर तो औरतों जैसी कोई बात ही नहीं है। रिश्ता कराने वाली सकीना बाजी दादी के सामने बैठी हुई थी। जरीना बेगम बहुत परेशान नजर आ रही थी। बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियां मड़ोड़ते हुए बोली, सकीना, अब तो तुम ही बताओ, क्या मेरी नातिन का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो पाएगा? मेरा दिल तो बस यही चाहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने उसे उसके घर का कर दूं। मेरी एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है, वरना चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। सकीना जो चाय और बिस्किट का इंसाफ कर रही थी, जल्दी से कप को होठों से लगाकर घूंट भरा था और होठ पोंछते हुए बोली थी, अरे दादी, आप हर बात में फिक्र कर लेती हैं। अब क्यों टेंशन ले रही हैं? अल्लाह बड़ा कारसाज है, सब ठीक कर देगा। मोहल्ले में जरीना बेगम की उम्र सबसे ज्यादा थी, इसलिए हर कोई उन्हें दादी या नानी कहकर पुकारता था। खुद जरीना बेगम ने भी कभी इस बात पर ऐतराज नहीं किया था, मगर इस वक्त उनके दिल और दिमाग में बस अपनी पोती अनुषा के रिश्ते को लेकर उलझा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा, फिर भी अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना मुझे। अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। सकीना तुरंत कहने लगी, दादी एक बात बताइए, जब मोहल्ले की काली पीली छोटी कद वाली, यहाँ तक कि अनपढ़ लड़कियों के रिश्ते भी तय हो जाते हैं, तो फिर अपनी अनुषा में किस चीज की कमी है? ऊंची लंबी है, गोरी चिट्टी है, नाजुक पढ़ी लिखी सलीकेदार लड़की है। अल्लाह की रहमत है आप पर, इतनी प्यारी लड़की है, आखिर किस चीज की कमी है इसमें? सकीना की बात सुनकर दादी की आंखें अचानक अनुषा की तरफ उठी थीं। उन्होंने अपनी पोती को देखा और फिर चुपचाप अपनी नजरें झुका ली थीं। दिल में जैसे कोई टीस उठी हो। वे क्या कहती, कैसे कमी का नाम लें? उनकी जबान पर ताला पड़ा हुआ था। ये वो कमी थी जिसका जिक्र करना भी उन्हें शर्मनाक लगता था। ना वो किसी को बता सकती थी, ना ही उस पर ध्यान दिला सकती थी, और ना इलाज करवाने की हिम्मत कर पा रही थीं। वो पुराने जमाने की औरत थीं, जहाँ ऐसी बातों को पर्दा डालकर छुपा दिया जाता था। अगर वो आज के जमाने की कोई औरत होती तो अब तक डॉक्टर के पास जाकर अनुषा का इलाज करवा चुकी होती। शायद तब तक अनुषा का नारी सौंदर्य भी निखर आया होता और लोग उस पर उंगलियां उठाने की बजाय दुआएं देते। मगर अब जरीना बेगम बस सोचों के जाल में उलझी बैठी थीं। उनकी बेचैन आंखें बार बार एक ही सवाल पूछ रही थीं, मेरी पोती का क्या बनेगा? हर बार जब कोई रिश्ता आता, लड़के वाले पहले तो मुस्कुराते हुए बातें करते, मगर जैसे ही उनकी नज़र अनुषा के दुबले पतले जीरो साइज वाले वजूद पर पड़ती, उनका चेहरा बदल जाता। बिना कुछ कहे वो उठकर चले जाते। जरीना बेगम ने कभी खुलकर इस बात का जिक्र नहीं किया था, मगर उनके दिल ने हमेशा उन औरतों की आंखों का इशारा पढ़ लिया था। वो तिरछी निगाहें, वो आपस में आंखों ही आंखों में की गई बातें, सब उनकी समझ में आ जाता। जब भी रिश्ते वाले उठकर चले जाते, दादी का सीना बोझल हो जाता और वे लंबी आह भर कर रह जाती, या अल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब क्यों इतना कठिन कर दिया? बार बार अपनी पोती को देखती और अल्लाह से दुआ करती कि उनकी पोती का भी अच्छा सा रिश्ता हो जाए। इस बार तो सकीना ने उन्हें यकीन दिलाया था कि अब की बार वो बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आएंगी। लड़के की सिर्फ माँ है, वो भी इतनी होशियार नहीं है, सीधी सादी सी खातून है। जमाने के इतने चाल चलन का उसे अंदाजा नहीं है, हमें यकीन है।
कि अपनी सीधी सादी अनुषा उसे पसंद आ जाएगी तो वो उसे बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगी। दादी ने जेल लव आमीन कहा था। अरे, अगले दिन जरीना उन्हें घर ले आने के लिए तैयार हो गई थी। अनुषा को भी इस बारे में पता चल गया था, मगर उसने नाक पर से जैसे मक्खी उड़ाई थी। दादी हर रोज मेरा ऐसा ही तमाशा लगाती हैं, कभी न कभी तरह किसी को घर में बुला लेती हैं और फिर मुझे कहती हैं मैं उनके सामने ऐसे बैठूं, ऐसे बोलूं। अनुषा नकल उतारते हुए अपनी सखी फरजाना से बोली तो फरजाना हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। अरे पगली, दादी चाहती हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने घर रुखसत हो जाओ। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में ही अपने घर का देखना चाहती हैं। मगर यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझसे बड़ी लड़कियां इस मोहल्ले में कुंवारी बैठी हैं। उनके घर वाले तो उनके मामले में उतने परेशान नहीं हैं जितनी मेरी दादी परेशान है। पता नहीं दादी आखिर मुझसे इतनी तंग क्यों है। वो अक्सर दादी की हरकतों की वजह से मायूस हो जाती थी। उनकी जल्दबाजी की वजह से उसे लगता कि दादी उससे मोहब्बत ही नहीं करती। वो पगली ये समझ ही नहीं पा रही थी कि दादी ये सब उसकी मोहब्बत में ही तो कर रही हैं। उसकी हरकतों से वो पूरी तरह घबरा जाती, परेशान हो जाती। अगल तो उस लड़की को नाम में भी नहीं थी। 22 साल की हो चुकी थी, मगर अब तक वो बच्चों के साथ गली में मैच खेलती, दीवारें फाद कर गन्ने तोड़ने जाती। गरज ये कि हर उल्टा काम जो छोटे उम्र के बच्चे करते थे, वही काम 22 साल की लड़की किया करती थी। तो दादी का परेशान होना तो बनता ही था। 22 साल पहले तक वो बहुत खुश थी, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो एक सरकारी अफसर थे। उनकी पेंशन इतनी थी कि जरीना बेगम का गुजारा अच्छे से हो जाता था, और फिर बेटे की नौकरी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा खासा खुशहाल घराना था। बेटे की शादी की तो शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने उन्हें अनुषा की रहमत से नवाजा था। जरीना बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा था उनकी फैमिली पूरी हो गई है। मगर एक दिन उनका बेटा और बहू शादी के फंक्शन में गए थे। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। कहने लगी, बच्ची मेरे हवाले कर दो और तुम लोग शादी में चले जाओ। बच्ची वहां होगी तो तुम लोगों को परेशान करेगी, ना तुम ठीक से एंजॉय कर सकोगे और न बच्ची को संभाल सकोगे। उन दोनों को जरीना बेगम का मशवरा अच्छा लगा, और वैसे भी कितने दिनों के बाद वो घूमने फिरने जा रहे थे। मगर जरीना बेगम नहीं जानती थी कि ये सफ़र उनकी आखिरी सफ़र होने वाला है, वरना वो कभी उन दोनों को न जाने देती। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वहीं मौके पर उनका इंतकाल हो गया। जब जरीना बेगम को इसकी खबर मिली तो वो अपना सीना पीटने लगी थी। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इकलौता बेटा, जिसकी शादी उन्होंने इतने अरमानों और चाहतों के साथ की थी, शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही उन्हें छोड़कर चला गया था और अपनी छोटी सी बच्ची उनके गोद में डाल गया था। जरीना बेगम सोच सोच कर परेशान हो जाती थी कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगी। मगर उन्होंने कभी अनुषा को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी थी। उसे बेहिसाब लाड़ प्यार दिया और उसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ भी दिया था। कहने को तो वो शरीफ अच्छी लड़की थी, जिसने आज तक कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसके बारे में कभी किसी ने न कुछ गलत कहा न सुना। मगर उसकी हरकतें, बच्चों के साथ खेलना, गली में झूला झूलना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, दुपट्टे से बेपरवाह घूमना, ये सब देखकर जरीना बेगम का कलेजा जल उठता था। वो जितनी भी अनुषा को समझाने की कोशिश करती, उनकी बातें अनुषा के कानों से ऊपर निकल जाया करती। आज अनुषा को देखने के लिए सुगरा बेगम आ रही थी। अनुषा हमेशा की तरह टी शर्ट और जींस में मसलूब थी। उसने अपनी लापरवाह होलिये में इधर उधर घूम रही थी। जब जरीना बेगम ने उसे टोका, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कितनी बार तुम्हें कहा है कि जब तुम्हें देखने के लिए लोग आए तो तुम सलवार कमीज में उनके सामने आया करो, इस हुलिये में नहीं। अनुषा का तो गुस्से से मुंह बन गया था। कितने दिनों बाद उसे कच्ची कैरियां तोड़ने का मौका मिला था। आज घर खाली था, आज वो कैरियां तोड़ने जा रही थी। मगर ये रिश्ते वाले टपक पड़े थे और जरीना बेगम की फिर से फरमाइशें शुरू हो गई थी। अरे दादी, वो लोग मुझे पसंद नहीं करने वाले। उन्हें तो एक मशरकी लड़की चाहिए जो सलीकेदार हो, समझदार हो, घर के सारे काम करे, पूरे खानदान को जोड़ कर रखे। ये सब मुझसे नहीं होगा, इसलिए आप मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिए। जब वो लोग आए तो उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा।
कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती तो वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। जरीना बेगम ने अपनी जूती की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही अनुषा, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। जल्दी से कमरे में जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आओ। अच्छा सा मेकअप भी कर लेना और बालों की चोटी भी बना लेना। उन्होंने उसकी छाती की तरफ नजर उठाई और हमेशा की तरह नजरें चुरा ली थी। इस लड़की में नारी सौंदर्य ना के बराबर है, पता नहीं इसका क्या बनेगा। या अल्लाह तू ही रहमत कर, आज बात बन जाए, इन लोगों को मेरी बच्ची पसंद आ जाए, उसकी शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी, वरना मरने के बाद भी मेरी रूह बेचैन रहेगी कि मेरी अनुषा का क्या होगा, कौन होगा जो उसका सहारा बनेगा। अनुषा जिद्दी थी, लापरवाह थी, जैसी भी थी, मगर दादी से बहुत मोहब्बत करती थी, उनकी बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए न सिर्फ सलवार कमीज पहन ली बल्कि चेहरे पर मेकअप भी कर लिया। बाहर आई तो दादी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अब एक काम करो, ये दुपट्टा अपने वजूद के चारों तरफ लिपेट लो। वो अनजाने में उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और अनुषा ने दुपट्टा अपने वजूद के चारों ओर लपेट लिया। जब सुगरा बेगम उनके घर आई तो उसे पहली नजर में अनुषा पसंद आई थी। मासूम चेहरे वाली सीधी सादी सी लड़की, जिसके अंदाज और तौर तरीके में आजकल की लड़कियों वाली न तेजी थी न चिड़चिड़ापन। वो खुद भी ऐसी ही थी, गांव से ताल्लुक रखने वाली, जिनकी दुनिया बस घर की चारदीवारी तक सीमित थी। उन्हें अनुषा बहू के रूप में पसंद आ गई थी। उन्होंने जरीना बेगम से कहा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मेरी तरफ से हाँ है, बस आप लड़के को देखने के लिए आ जाइए। मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्दी से हो जाए और अनुषा रोशनी बनकर हमारे घर के आंगन में उतर आए। जरीना बेगम के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उन्हें और क्या चाहिए था। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे की खुशी छुपाई थी, जबकि अनुषा खुद भी हैरान थी। आज तक तो उसे जो भी देखने आई थी, उन्होंने देखते ही इनकार कर दिया था, मगर ये एक ऐसी औरत थी जिसने न सिर्फ उसे पसंद कर लिया था बल्कि शादी पर भी जोर दे रही थी। अनुषा ने आज तक इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी होगी, वो अपने घर से रुखसत होगी, मगर अब जब उसका रिश्ता तय हो गया और सहेलियां उसे आदिल का नाम लेकर चिढ़ाने लगीं, तो उसके दिल में भी मीठे मीठे जज्बात जाग उठे थे। वो न चाहते हुए भी अपने होने वाले शौहर के बारे में सोचने लगी थी। जब लड़कियां उसे बातों बातों में चिढ़ाती, मजाक करती, आदिल का नाम लेती, तो वो शर्म से लाल हो जाती, सोचती ये कैसा अजीब सा रिश्ता है जो अब तक मिला भी नहीं, देखा भी नहीं, और वही उसका जिस्म जाँ का मालिक बनने वाला है। दादी को आदिल बहुत पसंद आया था, उन्होंने फौरन हाँ कर दी थी और 2 महीने बाद ही उन्होंने अनुषा को ससुराल रुखसत कर दिया था। उन्होंने अनुषा के लिए बहुत सारे पैसे बचाए और दहेज बनाना शुरू कर दिए थे, इसलिए अचानक शादी पर उन्हें कोई बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। अनुषा को बहुत सारी नसीहतें और बातें पल्लू से बांधकर उन्होंने ससुराल रवाना किया था। सबसे अहम बात जो उन्होंने अनुषा को समझाई थी, शौहर जो भी कहे, जैसा भी कहे, कभी उसकी बात का इनकार मत करना। सास को माँ समझना, उनकी सेवा करना, ऐसा ना हो कि वहाँ जाते ही शौहर के कान अपनी माँ के खिलाफ भरना शुरू कर दो। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है कि तुमने इस घर को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। दादी सारी रात उसे नसीहतें करती रही और अनुषा उनकी बात सुन भी रही थी, समझ भी रही थी, या हमेशा की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। मगर दादी ने अपना फर्ज अदा कर दिया था। उस वक्त अनुषा हिजाबे रूसी में बैठी थी। आज वो आसमान से उतरी हुई कोई हूल लग रही थी। आदिल ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया था। उसके दोस्त कहने लगे, यार क्या किस्मत वाला है तू, तेरी बीवी तो बिल्कुल परी जैसी है, इतनी हसीन है। अगर इनकी कोई बहन है तो हमारी भी शादी करा दो। आदिल तारीफें सुन सुनकर हवाओं में उड़ता जा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा था, अम्मी, बीवी ऐसी होनी चाहिए कि जिसे देखूं तो बार बार देखने का दिल करे। और सुगरा बेगम ने भी वैसी ही लड़की ढूंढ निकाली थी। दोस्त मजाक करते हुए बोले, जल्दी कर, चांद का टुकड़ा सिर्फ भाभी के लिए मखसूस है। वे एक दूसरे को आंख मार कर हंसने लगे थे तो आदिल बुरी तरह से झेप गया था। तुम लोग बहुत खबीस हो, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब मैं तुम्हें भी ऐसे ही तंग करूंगा। सुगरा बेगम वहां आई और बड़ी मुश्किल से
आदिल को छुड़ाया था। अरे बेटा, आधी रात हो गई है, अभी तक यहीं बैठे हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ उसके पास, उससे पूछो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आदिल कमरे में आया और अनुषा के सामने बैठकर उसे देखने लगा। आदिल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। अनुषा भी सर झुकाए शर्मा रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे असली शर्म महसूस हुई थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। शायद सहेलियों की बातों का असर था कि वो शर्म से दोहरी हो रही थी। नजर उठाना तो मानो नामुमकिन लग रहा था। आदिल ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से अपने बारे में बताने लगा। फिर दोनों के बीच उल्फत का नर्म रिश्ता बनने लगा था। आदिल ने उसके गहने उतारने में मदद करनी शुरू कर दी थी और जब अनुषा ने अपना दुपट्टा हटाया तो आदिल की नजरें उसके नारी सौंदर्य पर पड़ी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे ये क्या, तुम सच में लड़की ही हो ना? कहीं तुम्हारे घर वालों ने गलती से किसी लड़के को तो रुखसत नहीं कर दिया? आदिल की बातों पर अनुषा जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, आप भी मेरी दादी की तरह बोल रहे हैं। मेरी दादी भी अक्सर गुस्से में मुझे लड़का ही कहती हैं। आदिल को अचानक कुछ शक हुआ। उसने हाथ लगाकर अपना शक दूर करना चाहा, मगर ये क्या? अनुषा में तो लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं थी। उसमें नारी सौंदर्य तो ना के बराबर था। आदिल बुरी तरह से परेशान हो गया। अपने सर पर हाथ मारने लगा। ये क्या हो गया? मैंने क्या कुछ सोच रखा था और मेरे साथ क्या हो गया? उसने तो ऐसी लड़की चाही थी जो चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ नारी सौंदर्य से भी भरपूर हो, जिसे देखता तो छूने का दिल करे। मगर यहाँ तो उसके सब ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। उसके सब अरमान जैसे मिट्टी में मिल गए थे। अनुषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदिल अचानक इतना चुप क्यों हो गया है, इतना खामोश क्यों हो गया। आदिल ने थके टूटे लहजे में कहा, तुम अपने कपड़े बदल लो और सो जाओ। लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। और वो करवट बदल कर सो गया। अनुषा ने सोचा शायद वो थक गया है या शायद मेरी थकान का भी ख्याल कर रहा है। उसे तो उसकी सहेली ने कहा था, आज तुम्हारा शौहर तुम्हें एक पल भी सोने नहीं देगा। ये रात ऐसी है कि कोई लड़की चैन से सो नहीं सकती। ये सब बातें अपने दिल में बिठाकर ही वो इस शादी के रिश्ते के बंधन में बंधी थी। मगर यहाँ तो सब उल्टा था। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो आदिल के खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर उदास मन से बेड की दूसरी तरफ लेट गई। सोचने लगी, ये सब क्या है? ये कैसी सुहागरात है? सहेलियां जिस रात के बारे में हंस हंस कर बताती थी, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या सचमुच ऐसा भी होता है? इन्हीं सोचों में डूबी उसकी आंख लग गई थी। अगले दिन आदिल के जागने पर उसकी नींद खुली थी। आदिल चिढ़े हुए लहजे में बोला, आप तो लगता है गधे घोड़े बेचकर सोती हैं। कितनी देर से उठा रहा हूँ, आपकी आंखें तो खुलती ही नहीं। उसके लहजे में प्यार तो दूर बेजारी टपक रही थी, जैसे वो उसकी नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि कोई अजनबी हो। अनुषा उठकर बैठ गई। आदिल को घूरते हुए पाया। उसने धीमे आवाज में पूछा, आप मुझसे इतने रूखे अंदाज में क्यों बात कर रहे हैं? क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी? आदिल ने होठ खोले मगर फिर चुप हो गया था। कुछ पल बाद बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और सुनो, बाहर किसी को कुछ शक मत होने देना। अनुषा चौंक गई। कैसा शक? आदिल बेताबी से बोला, यही कि हमारे दरमियान क्या हुआ है। अनुषा का चेहरा उतर गया। हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं हुआ और मैं बाहर जाकर क्या बताऊंगी? मेरी सहेली ने तो इतना कुछ बता रखा था, मगर आपने तो। आदिल ने झुंझला कर उसकी बात काट दी। मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बस ये समझ लो कि बाहर किसी को भी हमारे बारे में कुछ नहीं बताना। अगर तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसके धमकाने पर अनुषा चुप हो गई थी। वैसे भी दादी ने कहा था, शौहर जो भी कहे उसकी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। और अनुषा दादी की बात कैसे टाल सकती थी? अब तो शौहर ने भी हुक्म दिया था, मानना ही था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, बस खास मुस्कान देकर सबकी बातों का जवाब दे रही थी। मुंह दिखाई में आदिल ने उस दिन अनुषा को एक अंगूठी दी थी। उसने वो अंगूठी सबको दिखाई तो सहेलियां खुशी से कहने लगी, तुम तो खुशकिस्मत हो, इतनी खूबसूरत अंगूठी आदिल ने तुम्हें तोहफे में दी है। वो तो बड़े दिल वाले हैं। और अनुषा दिल से मुस्कुरा दी। उसे आदिल की बेरुखी का खटका तो जरूर था, मगर उसने सोचा आज ही तो दादी कलावे की रस्म के लिए लेकर आई हैं। फिर पास आकर दादी ने सवाल किया, बेटी आदिल ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई शिकायत, कोई शिकवा?
अनुषा ने किसी तरह उन्हें मुतमईन कर दिया। दादी खुश होकर उससे गले से लगा बैठी, फिर झिझकते हुए बोली, तुम्हें आदिल ने तंग तो नहीं किया ना? दूसरे दिन आदिल सगरी बेगम के साथ अनुषा को लेने आया था। सगरी बेगम जानती थी कि उन्होंने कितनी मुश्किल से आदिल को यहाँ लाने को राजी किया है। वो खुद भी परेशान थी कि आदिल आखिर इतना अकड़ा अकड़ा क्यों है। बहुत देर से बेटे की बेरुखी देखकर आखिरकार उन्होंने दिल का सवाल जुबान पर ला ही दिया था। देखो आदिल, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या इस लड़की के किरदार में कोई खराबी है? अगर है तो खुलकर बात करो, हम बड़ों से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं होता। आदिल चौंक गया, उसकी आंखें फैल गई थी और तुरंत बोला, अस्तगफिरुल्लाह माँ, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मैंने कब कहा कि लड़की के किरदार में कोई खराबी है? मैं कौन होता हूँ किसी के किरदार पर उंगली उठाने वाला, और वो भी अपनी बीवी के बारे में? ये गुनाह है माँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सगरी बेगम ने गहरी सांस ली, जैसे दिल पर रखा बोझ कुछ हल्का हो गया हो। लेकिन फिर भी उनकी ममता की बेचैनी ने जुबान को रोकने नहीं दिया। तो फिर क्या बात है बेटा, शादी के बाद से तुम इतने अकड़े अकड़े क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में खुशी क्यों नहीं दिखती? कहीं कोई बात तो नहीं है? आदिल ने नजरें झुका ली, कुछ देर तक होठ काटता रहा, फिर झिझकते हुए धीमे आवाज में बोला था, माँ, क्या आपने शादी से पहले अनुषा को गौर से देखा था? सच बताइए, आपको उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक ही लगा था? सगरी बेगम हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी प्यारी, नर्म दिल और सलीकेदार लड़की है, इसमें किस चीज की कमी हो सकती है? अल्लाह ने हर तरह से इसे नेमत से नवाजा है। आदिल का मन हुआ कि सर पीट ले, वे झुंझलाते हुए बोला, नहीं माँ, किसी चीज की कमी नहीं है, बस बस मुझे वो अच्छी नहीं लगी। दिल नहीं माना मेरा, न जाने क्यों, लेकिन दिल से उसे कबूल ही नहीं कर पाया। ये सुनकर सगरी बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और तड़प कर बोली, तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो आदिल, निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं होता। निकाह में अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है। देख लेना, आज नहीं तो कल तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शादी का असली रंग वक्त के साथ ही नजर आता है। फिक्र मत करो, जब वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी, तो तुम्हारे दिल में अपने आप जगह बना लेगी बेटा। गुंजाइश पैदा करने वाली जात को अल्लाह की है। बस उसी से दुआ करो कि तुम्हारे दिलों की सख्ती मोहब्बत में बरकत में बदल जाए। अभी वो बातें कर ही रही थी कि आदिल को लेने लोग आ गए थे। आदिल ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजा रखी थी। उसकी मुस्कान इतनी जबरदस्ती थी कि उसका दर्द आंखों तक पहुंच चुका था, मगर जरीना बेगम को जरा भी शक न हुआ। वो तो बस इस बात पर खुश थी कि उन्होंने अपनी पोती का घर बसा लिया है। मगर इस निकाह के कुछ लफ्ज ऐसे थे जिससे आदिल का दिल अंदर ही अंदर उजड़ चुका था, और उससे वो बिल्कुल अनजान थी। दिन यूं ही बेस्वाद गुजरते रहे। जितना अनुषा के दिल में आदिल के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, उतना ही आदिल उससे बेजार और दूर होता जा रहा था। अनुषा हर रोज उसके इंतजार में बैठी रहती, हर छोटी चीज पर उसका ख्याल रखती, लेकिन आदिल का रवैया सर्द और बेरहम ही रहा। एक दिन जब सहने की ताकत जवाब दे गई, तो अनुषा ने टूटे हुए दिल से सवाल किया, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते आदिल? इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगती है? क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं कि आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं? आदिल ने सिर झुका लिया, कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द गले में ही अटक गए थे। फिर बड़ी मुश्किल से बोला, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तुम ठीक हो, हर तरह से अच्छी हो। बस तुम इस मामले में ज्यादा सोचा मत करो। हाँ, मुझसे बहस मत किया करो। मुझे बहस करने वाली औरतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अनुषा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मगर फिर भी आप न मुझसे प्यार करते हैं, न मेरे साथ वक्त गुजारते हैं। मैंने देखा है, जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है, तो उसका शौहर उसके आगे पीछे घूमता है, उसकी तारीफें करता है, उसके नाज उठाता है। और एक आप हैं, आपको तो मेरी परवाह ही नहीं। कभी मैंने सोचा था कि मेरी भी कोई ऐसी जिंदगी होगी जहाँ कोई मुझे अपना कहेगा, मगर आप तो जैसे मुझे देखना भी गवारा नहीं करते। उसकी मासूमियत और दर्द देखकर आदिल का दिल कुछ पल के लिए पिघल गया था। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि उसे देखता तो देखता रह जाता। लेकिन उसकी आंखों में मासूम चमक थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। मगर फिर भी उसी पल दिल पर भारी बोझ उतर आया था। वो चीज जिसकी तलाश थी, वो तो उसमें थी ही नहीं।
आदिल ने खुद को अस्थायी तौर पर संभाल लिया था और उसी रात अनुषा को उसका हक भी दे दिया था। अनुषा अब बहुत खुश थी, उसे लगता था कि उसने वो पा लिया है जिसकी उसे तमन्ना थी। उसका दिल मान चुका था कि शादी की गाड़ी अब चल पड़ी है और उसे हर हाल में इस रिश्ते को संवारना है। वो अब तक ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके शौहर को आखिर चाहिए क्या, और जो कुछ आदिल चाहता था अगर वो उसके पास नहीं है तो इसमें उसका क्या कसूर। यही सोचकर वो और भी ज्यादा आदिल से मोहब्बत करने लगती थी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द को इतने करीब से देखा था, और वो भी कोई गैर मर्द नहीं बल्कि उसका शौहर था। अनुषा कैसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार न होती। हर लम्हा उसे लगता कि आदिल अब बदल जाएगा, अब उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। इसी उम्मीद पर वो जीती और मुस्कुराती रही। वो अब घर के कामों में भी रमने लगी थी। एक दिन जब उसने सगरी बेगम से कहा, माँ, आदिल को खाने में क्या पसंद है, मुझे वो सब बनाना सिखा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जब भी वो खाना खाएं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये सुनकर सगरी बेगम का दिल पिघल गया। उन्होंने उसका माथा चूम लिया और प्यार से बोली, मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है जो उसे इतनी परवाह करने वाली बीवी मिली है। आजकल की लड़कियां कहाँ इतनी परवाह करती हैं। अनुषा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अनुषा शर्मा गई। पहली बार जब उसने आदिल की पसंद का खाना बनाया तो उसमें नमक कुछ ज्यादा पड़ गया था। आदिल ने पहले ही निवाला चखते हुए मुंह सिकोड़ लिया था और झुंझला कर बोला, माँ, आज खाने में नमक बहुत ज्यादा है। आपने तो हमेशा ध्यान रखा है कि मुझे तेज नमक बिल्कुल भी पसंद नहीं। सगरी बेगम ने मुस्कुराकर बेटे को समझाया, बेटा, आज तुम्हारी बीवी ने पहली बार खाना बनाया है। अगर कोई कमी रह गई है तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये तुम्हारी पसंद के मुताबिक सब सीख जाएगी। शिकायत करने की बजाय तारीफ करो ताकि उसका हौसला बढ़े। आदिल जानता था कि माँ इस मामले में कभी उसका साथ नहीं देगी, इसलिए उसने अनुषा के सामने और कुछ कहने से परहेज किया था। मगर उसके इस बेरुखे लिया दिया अंदाज ने अनुषा के दिल को तड़पा दिया था। वो तो हर दिन उसके लिए कुछ नया करना चाहती थी, मगर उसे हर बार ठंडा और बेजान चेहरा ही देखने को मिलता था। अनुषा उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कभी अच्छे कपड़े पहनती, कभी हल्का फुल्का मेकअप करती। यहाँ तक कि एक दिन उसने सहेली से झिझकते हुए पूछ ही लिया था, मुझे बता, मैं अपने शौहर को अपनी तरफ कैसे खींचूं, वो तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। सहेली ने हंसते हुए शरारत से कहा था, अरे पागल, प्यारी प्यारी नाइटीज पहना करो, ऐसे कपड़े पहनना जिसमें तुम्हारा हुस्न और भी निखर कर आए। मर्दों को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अनुषा उसी सहेली के साथ बाजार गई और कुछ मॉडर्न नाइटीज ले आई, जिन्हें सिर्फ बेडरूम में ही पहन सकती थी। पहली बार जब उसने उनमें से एक पहनकर आईने में खुद को देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया था। वो शर्मा गई। दादी ने तो कभी उसको आधी आस्तीन के कपड़े पहनने तक की इजाजत नहीं दी थी, और आज उसके कंधे और बाजू खोले हुए थे। उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। आईने में खुद को देखकर उसने सोचा, आज आदिल मुझे देखेगा तो दीवाना हो जाएगा। आज वो मुझे अपनी मोहब्बत में कैद कर लेगा। मगर जब आदिल कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नज़र अनुषा पर पड़ी तो उसकी आंखें फैल गई थीं। चेहरे पर गुस्से की परतें चढ़ गई थीं। वो तेज आवाज में बोला, ये क्या बेहुदा लिबास पहन रखा है तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते हुए? अनुषा सकपका गई थी। उसका चेहरा उतर गया था, मगर धीरे से मुस्कुराकर हिम्मत जुटाई और बोली, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही आदिल? देखिए ना, मैंने आपके लिए ही तो पहना है। उसके भोलेपन पर आदिल को हंसी आ गई थी, मगर वो हंसी जहर से भरी थी। उसने तंज से कहा, इसमें अच्छी लगने वाली कौन सी बात है? तुम में ऐसा क्या है जो इस कपड़े में नजर आएगा, मुझे अपनी तरफ खींचेगा? सोचती हो ये कपड़े पहनकर मुझे पागल बना दोगी? अनुषा उसकी बात का मतलब न समझ पाई थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, क्या मतलब? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? मेरी शक्ल में आखिर किस चीज की कमी है? मेरे बाल इतने प्यारे हैं, मेरी आंखें, मेरी स्माइल, और आपको मैं प्यारी नहीं लगती? उसकी आवाज कांप रही थी। आदिल ने गहरी नजर उसके सीने की तरफ डाली और जहर उगलते लहजे में बोला था, चेहरा तो प्यारा है, लेकिन यहाँ, उसने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है जिसे देखकर नजर पलटना भूल जाऊं। औरतों वाली तो तुम में कोई बात ही नहीं है। कभी दूसरी लड़कियों को देखा है, उनका नारी सौंदर्य, उनकी कशिश, उनकी जिस्मानी खूबसूरती, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि ये चीज तुम्हारे पास भी होनी चाहिए? हर लड़की के पास ये होती है और हर लड़की इसी वजह से खूबसूरत लगती है। लेकिन
तुम तो बस एक अधूरी औरत हो। आदिल के इन शब्दों ने अनुषा का कलेजा चीर दिया था। वो हैरान खड़ी रह गई थी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अधूरी? तो क्या मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी कोशिशें, मेरे दिल की सच्चाई सब बेकार है? क्या औरत सिर्फ वजूद से पूरी होती है, दिल से नहीं? यही चीजें औरत को मर्द के बीच खास बनाती हैं। और तुम में तो ये चीज है ही नहीं। तो बताओ, मैं तुम्हें किस लिए मोहब्बत करूं, किस लिए तुम्हें देखूं, जब देखने लायक कुछ है ही नहीं? आदिल के इतने संगदिल अल्फाज सुनकर अनुषा का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें फटी रह गईं, होठ कांपने लगे। उसने तड़प कर कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इतने बेहया और बेहिस हो सकते हैं। आप तो वो इंसान निकले जो औरत को सिर्फ वजूद से आंकता है, उसके दिल की मोहब्बत से नहीं। उसकी बात सुनकर आदिल का दिमाग गुस्से से घूम गया था। उसने गरज कर कहा, क्या मतलब बेहया? इसमें बेहयाई क्या है? सच बोलना बेहयाई है? हकीकत से मुंह मोड़ लेना बेहया होने से बेहतर है। अनुषा कांपते हुए कदम पीछे हटने लगी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हिम्मत करके बोली, बेहयाई ये है कि आप औरतों के जिस हिस्से की तरफ देखते हैं, उसे औरत की असली पहचान मानते हैं। और क्योंकि मुझ में वो चीज नहीं है, इसलिए आपको मैं प्यारी नहीं लगती। तो फिर आप मुझे बीवी क्यों बनाए बैठे हैं? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आदिल गुस्से से 2 कदम और करीब आया। उसकी आंखों में आग थी। वो तंज कसते हुए बोला, तो मुझे ये बताओ, औरत को औरत बनाने वाली और कौन सी चीज है? क्या तुम नहीं जानती कि औरत के सीने को उसकी खूबसूरती कहा जाता है? यही चीज है जो उसकी औरत होने की पहचान है। यही वजह है कि मर्द उसे देखकर दीवाना हो जाता है। और मुझे अपनी बीवी से यही चाहिए था, मगर अफसोस मेरी किस्मत में खुशी नहीं लिखी। तुम्हारा कसूर नहीं है अनुषा, कसूर तो मेरी माँ का है। उन्होंने तुम्हें देखा, मगर तुम्हारी ये कमी नजरअंदाज कर दी और तुम्हें मेरे गले से बांध दिया। काश, काश उन्होंने तुम्हें मेरी नज़र से देखा होता तो कभी ये फैसला ना करती। अनुषा बुरी तरह से रोने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी बेरहमी से उसकी कमी का एहसास दिलाया था। जिस कमी का उसे कभी इल्म ही नहीं हुआ था, वही आज उसके सामने किसी हथौड़े की तरह वज उठी थी। वो खुद को छू छू कर देखने लगी, जैसे अपने वजूद को टटोल रही हो। और जब उसने आदिल की नज़रों से खुद को देखा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके वजूद में सचमुच ऐसी कमी है जो उसके लड़की होने पर सवालिया निशान लगा रही थी। उसका दिल फटा जा रहा था। अतीत की तमाम यादें उसके सामने घूमने लगी। मोहल्ले की औरतें अक्सर दादी से हंसते हंसते कह देती, अरे ये तो बिल्कुल लड़का है, इसमें नारी सौंदर्य का तो नाम भी नहीं है। स्कूल में लड़कियां मजाक उड़ाती थी, अरे तू तो 0 साइज फिगर वाली है, तुझे दुपट्टा लो या मत लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा, कोई तुझे टोकेगा ही नहीं। उस वक्त अनुषा इन सब बातों पर हंसकर टाल देती थी। वो मासूम और सीधी सादी लड़की थी, जिसे अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ खेलकर ही सुकून मिल जाता था। दादी ने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा था, बस यही समझाया था, बेटी तू जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। और वो यकीन कर लेती थी। मगर आज जब उसके पति ने, उसका सबसे बड़ा सहारा बनने वाले शख्स ने उसके वजूद को ठुकरा दिया, तो वो कटी हुई डाल की तरह महसूस करने लगी थी। वो विलख विलख कर रोई और कांपते हुए बोली, आदिल, अगर मेरे वजूद में कमी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपको मोहब्बत दी है, वफा दी है, अपनी रूह तक सौंप दी है। क्या औरत सिर्फ सीने की वजह से औरत कहलाती है? क्या मोहब्बत, एहसास और कुर्बानी की कोई कीमत ही नहीं? अगर आपकी नज़र में औरत की पहचान सिर्फ वजूद है तो अफसोस, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कहते हैं कि अल्लाह की बनाई हर चीज़ के साथ सब्र और शुक्र से रहना चाहिए। उसकी बनाई मखलूक में नुक्स निकालना गुनाह है। तो फिर मेरा अपना शौहर मुझ में कैसे नुक्स निकाल सकता है? अगर मैं इस ऐसी ही पैदा हुई हूँ, मेरे वजूद में ऐसी कमी है, तो इसमें मेरा कसूर कहाँ है? अनुषा की आंखें छलक आईं। फिर अचानक उसने आंसू पोंछकर आईने में खुद को देखते हुए धीरे मगर दृढ़ लहजे में कहा था, नहीं, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। हर रोज अपने शौहर की आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखना मेरे लिए मौत से बदतर है। मुझे कुछ करना ही है। कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं होता जिसका हल ना निकले,
और यकीनन इस मसले का भी कोई हल ज़रूर होगा। अल्लाह ने जब मसला दिया है तो उसका हल भी रखा होगा। अब मुझे बैठकर रोना नहीं, कुछ करना है। अगले ही दिन उसने तय कर लिया कि किसी न किसी से मशवरा करेगी। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मैं जरा दादी के घर होकर आऊंगी, वो कई दिनों से मेरा इंतजार कर रही हैं। सगरी बेगम ने खुशी से कहा, हाँ बेटी जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, तुमने अपनी दादी को देखा नहीं। अनुषा दादी से मिलने तो गई मगर उसके मन में कुछ और ही था। दादी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया, मेरी गुड़िया तू आ गई, चल बैठ, मैं तुझसे ढेर सारी बातें करूंगी। दादी की आंखों में मोहब्बत और इंतजार की चमक थी मगर अनुषा बेचैन थी। उसके पास वक्त ही कहाँ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे पहले सब्बों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप नाराज़ मत होना, मैं जल्दी लौट आऊँगी। दादी का दिल तो चाहता था कि नातिन के पास बैठकर उससे गुफ्तगू करें, मगर उनकी मजबूरी समझकर उन्होंने आहें भरते हुए कहा, ठीक है चलो, जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अनुषा भागकर अपनी सहेली सब्बो के घर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही बोली, सब्बो तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस गई हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए। सब्बो जो मोहल्ले की सबसे होशियार और दुनियादार लड़की मानी जाती थी, तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने अनुषा को कमरे में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा था, क्या हुआ जल्दी बताओ। आदिल भाई ने कुछ कहा है या फिर सास की तरफ से कोई तकरार हुई है। अनुषा झिझकते हुए हकलाते हुए बोली, शब्बो वो आदिल कहते हैं कि मुझ में औरत वाली बात ही नहीं है। उनका इशारा। उसने नजरें झुका ली और रुक गई। शब्बो ने उसकी बात ताड़ ली और जरा देर खामोश रहकर गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। सुनो अनुषा, इस मसले में ऐसा नहीं है, 100 हल है और ये कोई लाइलाज बीमारी तो है नहीं। आजकल तो डॉक्टरों के पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिससे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें बस हिम्मत करनी है और सही जगह जाना है। अनुषा की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी थी। वो कांपती आवाज़ में बोली, सच सब हो, अगर सच में इसका हल है तो मैं कुछ भी करूँगी। अल्लाह गवाह है, मैं अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। उनकी आंखों में अपने लिए बेगानगी देखना अब बर्दाश्त नहीं होता। जब वो मुझसे दूर रहते हैं मुझे लगता है मेरा पूरा वजूद ही अधूरा है। सब्बों ने गहरे लहजे में सिर हिलाया। हाँ अनुषा, तेरी बात बिल्कुल सही है। अगर शौहर ही बीवी से बेखुश हो जाए तो बीवी की दुनिया ही सूनी हो जाती है। मगर तू परेशान मत हो, अब मुझे बता, तेरे पास पैसे हैं। अनुषा ने जरा गर्व से सिर ऊंचा करके कहा, हाँ मुझे कुछ पैसे दादी ने दिए थे और आदिल भी मुझे हर महीने पॉकेट मनी देते हैं। कभी उन्होंने खर्चा देने में हाथ नहीं रोका। इस मामले में तो बहुत अच्छे हैं। उसके अंदाज पर सब वो हंस पड़ी। वाह, तो फिर तो मसला ही हल है। चल अब डॉक्टर के पास चलते हैं, वही तुझे सही रास्ता दिखाएंगी। मोहल्ले के कुछ दूर ही एक क्लिनिक था जहाँ एक लेडी डॉक्टर बैठती थी। उस मोहल्ले की औरतें अक्सर हर छोटी बड़ी बीमारी में उसी के पास जाती थी। सबको यकीन था कि डॉक्टर रानी के हाथ में जादू है। अनुषा भी सबों के साथ वहीं चली गई। उसने डॉक्टर के सामने अपना पूरा मसला खुलकर रख दिया था। सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, अरे बेटी, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। आजकल इस मसले के लिए हल बहुत सारी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट आ चुके हैं। तुम ये दवाइयाँ बाकायदा इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तुम्हारे शौहर की शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। डॉक्टर की मुस्कान देखकर अनुषा की जान में जान आ गई थी। उसने बेकरारी से कहा, डॉक्टर साहिबा, अगर इन दवाओं से मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करने लगेगा तो मैं जिंदगी भर आपका शुक्र अदा करूंगी। बस मुझे उनका दिल चाहिए, उनकी मोहब्बत चाहिए। डॉक्टर ने हिदायत दी, देखो मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, ये तुम्हें मेरे साथ वाले मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। देखो इन दवाइयों को रोजाना बिना रुके लेना है। अगर एक दिन भी छोड़ दिया तो फायदे के बजाय नुकसान होगा। फिर बाद में ये मत कहना कि मेरी दवाई असर नहीं कर रही। याद रखना, इलाज तभी काम करेगा जब तुम इसे पूरे एहतियात के साथ लगातार करोगी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर अनुषा ने दिल पर हाथ रखकर कसम खाई, मैं एक भी दिन दवा लेने से नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने शौहर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखे बिना चैन से नहीं बैठूंगी। लगातार 1 महीने तक अनुषा ने उन दवाइयों का इस्तेमाल किया।
उसे उम्मीद थी कि इससे उसका मसला हल हो जाएगा और उसका शौहर उससे मोहब्बत करने लगेगा, लेकिन नतीजा उसके बिल्कुल उल्टा निकला। उसके वजूद पर असर दिखने के बजाय उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले तो उसके हार्मोन्स असंतुलित हो गए, फिर कई अजीब-अजीब समस्याएं शुरू हो गई थीं। उसके चेहरे पर छोटे-छोटे दाने निकल आए थे, रंग पीला पड़ने लगा था, होठ सूखने लगे थे, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसकी कमजोरी इस हद तक बढ़ी कि हर वक्त बदन टूटा-टूटा और थका-थका सा लगता। कई बार तो वो चक्कर खाकर गिरते-गिरते बची। एक दिन तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि जोर का चक्कर आया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी थी। ये देखकर सगरी बेगम घबरा गईं। उन्होंने दौड़कर उसे उठाया और पानी के छींटे दिए। उनके चेहरे पर उम्मीद और घबराहट दोनों झलक रही थीं। वो घबराई आवाज में बोली, या अल्लाह! क्या ये खुशखबरी है? मेरी बहू माँ बनने वाली है या फिर इसे सच में कोई बड़ी बीमारी लग गई है? फिर फौरन फोन उठाकर बेटे को कॉल किया, आदिल तुम जल्दी से घर आ जाओ। मुझे लगता है हमारे घर में खुशखबरी है, लेकिन अनूसा की हालत बहुत खराब है। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। फोन पर यह सुनकर आदिल का दिल धक से रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बातें इतनी दूर तक निकल जाएंगी। वो फौरन ऑफिस से भागा और घर पहुंचकर अनूसा को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल में टेस्ट कराए गए तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा था, आपकी बीवी बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि इनके शरीर में खून की भारी कमी है। इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, पाचन तंत्र कमजोर है और इनका शरीर बहुत हद तक गिर चुका है। अगर इनका ध्यान न रखा गया तो आगे हालत और बिगड़ सकते हैं। सगरी बेगम के चेहरे पर हैरत और शर्म दोनों के आसार थे। उन्होंने माथा पकड़ लिया, या अल्लाह! ये तो बिल्कुल ठीक ठाक आई थी हमारे घर, भली चंगी लड़की थी, अचानक इसे क्या हो गया? अगर इनकी दादी को खबर लगी तो वो यही कहेंगी कि हमने उनकी बेटी की कद्र नहीं की, हमने ख्याल नहीं रखा और उनकी फूल जैसी बच्ची को बीमार कर डाला। आदिल भी बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसने कभी अनुषा को इतने कमजोर और लाचार हालत में नहीं देखा था। वो लड़की जो हमेशा सज धज कर मुस्कुरा कर उसकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करती थी, आज इतनी कमजोर हो गई थी कि चलना तो दूर, बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। उसके पेट में सूजन आ गई थी, खाना खाए बिना उल्टी हो जाती थी। आदिल बेचैन होकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर आप साफ साफ बताइए इसे हुआ क्या है? क्या ये सब ठीक हो जाएगा? आप बस मेरी बीवी को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, इनका इलाज लंबा चलेगा, इन्हें दवाइयाँ, आराम और सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। अगर आप इन्हें प्यार और सुकून देंगे तो ये जल्दी ठीक हो सकती हैं। उस दिन के बाद आदिल पूरी तरह से बदल गया था। जो आदमी अब तक उससे बेरुखी दिखाता था, वही अब उसके सिरहाने बैठकर उसका हाल पूछता। ऑफिस से आते ही सबसे पहले भागकर उसके पास आता। उसने एक नौकरानी रख ली थी ताकि घर के कामों का बोझ अनूसा पर न रहे। सगरी बेगम उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, मेरी बेटी मुझे बताओ, कोई चीज खाने का मन है? कुछ पसंद है तुम्हें? मैं अभी तुम्हारे लिए बनवाती हूँ। अनूसा कमजोर मुस्कान के साथ कहती, नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस दिल चाहता है कि आप सब मेरे पास बैठें। उसकी आंखों में आंसू छलक आते। सगरी बेगम तड़प कर पूछती, आदिल को बुलाऊं? वो ऑफिस गया है, मैं फोन कर दूं उसे? अनुषा मन ही मन सोचती, आदिल मुझे कब चाहता था? वो तो मुझसे दूर दूर रहता था, मेरे लिए काम छोड़कर क्यों आएगा? शायद ये सब सिर्फ दादी से बदनामी बचाने के लिए कर रहा था, वरना उसे कब मेरी फिक्र रही है। लेकिन ये सोच वो कभी जुबान पर नहीं ला पाती। मगर अब जब उसने आदिल की बेचैनी अपनी आंखों से देखी, उसके हाथों की घबराहट महसूस की, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी, तो वो सोचने लगी, ये वही आदमी है जो मुझे हमेशा बेजार रहता था। आज ये इतना परेशान क्यों है? क्यों मेरी चारपाई से उठता ही नहीं? क्या इसके दिल में सचमुच मोहब्बत की चिंगारी जाग गई है, या ये सब सिर्फ मजबूरी है? दादी ने जब अनूसा की हालत देखी तो उसके दिल पर जैसे हाथ पड़ गया था। अरे मेरे फूल जैसी बेटी, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? ये कौन सी आग है जिसमें तुम चल रही हो? जब आदिल और उसकी सास कमरे से बाहर गए तो दादी ने अनूसा को आड़े हाथों लिया था। मुझे सच सच बताओ, उनका तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा है? तुम क्यों दिन ब दिन कुम्हलाती जा रही हो?
मैं तुम्हें ऐसे तो घर नहीं भेज सकती। अगर जरा भी जुल्म हो रहा हो तो बताओ, अभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। मैं तुम्हें यूं सड़ते गलते नहीं छोड़ सकती। मैंने सोचा था तुम्हें अपना घर और सहारा दूंगी, मगर तुम्हें किसी दोजख में नहीं झोंक सकती। आदिल जो दवा लेकर कमरे में आ रहा था, दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसके कदम जड़ हो गए थे। वो सुनना चाहता था कि अनुषा उसके बारे में क्या कहती है, उसके दिल में उसके लिए क्या राय है। दादी बार बार जोर देकर कह रही थी, अनुषा सच बोलो, अगर आदिल अच्छा व्यवहार नहीं करता तो घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे साफ बता रहे हैं कि कुछ तो छिपा रही हो। अनुषा कसम खाकर कहने लगी, दादी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिल बहुत अच्छे हैं। मेरी सास भी मेरी माँ जैसी है। उन्होंने कभी मुझे पराया महसूस नहीं कराया। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने घर में हूँ। दादी झुंझला गई, अगर सब इतना अच्छा है तो फिर ये हालत क्यों हो गई है तुम्हारी? जरा अपना चेहरा आईने में देखो। ये पीला पड़ा रंग, ये कमजोर शरीर, ये बुझी बुझी आंखें, ये सब किस बात का सबूत है? ये सब मोहब्बत और ख्याल रखने के बाद भी नहीं होता। मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या बात है? अनुषा थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर थोड़ी धीमी आवाज में बोली, दादी मैं आपको एक बात सच बताऊं, मगर वादा कीजिए मुझे डांटेंगी नहीं। पहले वादा कीजिए। दादी की आंखें फैल गईं और अब आदिल के कान भी चौकन्ने हो गए थे। वो कई दिनों से जानना चाहता था कि अनुषा के दिल में क्या है, मगर वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। अब जब वो दादी से सच बोलने लगी थी तो आदिल की सांसें थम गई थी। अनुषा कांपती आवाज में बोली, दादी आदिल को मुझसे शिकायत थी कि मुझ में नारी सौंदर्य की कमी है। उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, मगर उनके तानों से मुझे यही एहसास हुआ। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी ताकि दवा लेकर ये कमी दूर करूं और मेरे शौहर मुझे मोहब्बत से अपनाए। मगर मैं क्या जानती थी कि वो दवाएं मेरे शरीर को खा जाएंगी, मेरी हालत बिगाड़ देंगी। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। दादी ने अपना सिर पकड़ लिया। हे ऊपर वाले, ये कैसी नासमझी कर डाली तूने? अरे लड़की, तुम्हें किसने कहा था ऐसी उल्टी सीधी दवाएं खाने को? तुम्हें तो अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए था। अगर सच में कुछ करना ही था तो कोई ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाती, कोई तेल कोई क्रीम इस्तेमाल करती, कम से कम उसका नुकसान तो ना होता। मगर तूने तो अपनी जान खतरे में डाल दी। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। आदिल का दिल चिर गया था। उसका माथा शर्म से झुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर घड़ों पानी डाल दिया हो। उसकी बीवी सिर्फ उसकी मोहब्बत पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुकी थी। उसे अपने तानों और रवैये पर गुस्सा आने लगा था। या खुदा, मैंने ये क्या कह दिया जिससे ये लड़की इतनी हिम्मत कर बैठी? इसमें इसका क्या कसूर? अगर इसे तूने ऐसा बनाया है तो ये उसकी गलती तो नहीं। आदिल ने उसकी पल ठान लिया था कि वो कभी इस बात का हवाला नहीं देगा, कभी इस ताने से उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, कभी उसकी कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। दादी घर से रवाना हुई तो आदिल अनुषा के पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज भर्रा रही थी, अनुषा मुझे माफ कर दो, मगर मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में तुम्हारी और दादी की बातें सुन ली। अनुषा हड़बड़ा गई थी। क्या सुना आपने? आदिल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बस इतना कि तुम मेरी वजह से इस हालत तक पहुंच गई हो। मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा पड़ गया हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी तुम्हें ताने दिए, कभी तुम्हें ये महसूस कराया कि तुम अधूरी हो। अनुषा, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि तुम्हें मेरी बातों से चोट पहुंचे। आदिल ने गहरी सांस लेकर कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था अनुषा। गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें अपनी नादानी भरी बातों से तकलीफ दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। इसका आरोप मैंने तुम पर क्यों रखा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अनुषा सिर झुकाकर बोली, मगर आपका भी इसमें कोई कसूर नहीं है। आपने भी तो सिर्फ अपनी इच्छा का इजहार किया था। मैं ही इतनी नासमझ निकली कि मुझे लगा अगर मैं दवाइयाँ खाऊंगी, अपना रूप बदल लूंगी तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आप मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। आदिल उसकी मासूमियत पर पिघल गया था। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। वो बिल्कुल शांत होकर बोला, अनुषा अब और नहीं।
मैं तुम्हें कुछ ऐसी दवा लाकर दूंगा जो तुम्हें फायदा देगी, जो तुम्हारी सेहत सुधारेगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कोई भी ऐसी खतरनाक दवा अपने शरीर पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी। तुम्हारी जिंदगी मुझसे सबसे ज्यादा अजीज है, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। अनुषा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होठों से कहा, मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अनुषा को धीरे धीरे अपने शरीर में सुधार महसूस होने लगा था। अब न आदिल को अनुषा से कोई शिकायत रही थी और न अनुषा को आदिल से। दोनों के बीच में गलतफहमियां और दूरियां ऐसे मिट गई थीं जैसे कभी थी ही नहीं। जल्दी ही खुदा ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा था। उनकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आई थी जिसका नाम उन्होंने प्यार से सितारा रखा था। सितारा की किलकारियां घर में गूंजने लगी और आदिल व अनुषा की जिंदगी रोशनी से भर गई थी। अब उनकी शिकायतें एक दूसरे से नहीं बल्कि अपनी बेटी से थीं। आदिल हंसते हुए कहता, तुम अब पहले जैसी मेरी परवाह ही नहीं करती अनुषा। जब से सितारा आई है तुम्हारी सारी मोहब्बत उसी पर है। मैं तो जैसे तुम्हारी नजरों से गायब हो गया हूँ। अनुषा भी मुस्कुरा कर कहती, और आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे। जब से सितारा आई है आपको बस उसी की धुन सवार रहती है। मैं तो बस आपके लिए दूसरी पसंद हो गई हूँ। दोनों एक दूसरे से मजाक करते, हल्की फुल्की तकरार करते और फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती और सितारा की खिलखिलाहट उसमें मिलकर घर को और भी रौनक से भर देती। जरीना बेगम अपनी बहू और बेटे को यूं हंसते खेलते देखती तो उनका दिल खुशी से झूम उठता। वो हर बार आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा करती, हे मालिक तूने मेरी कितनी नेक और मोहब्बत करने वाली बहू दी है। तूने मेरा घर बिखरने से बचा लिया। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने ऐसी बहुएं भी देखी थी जो हंसते बसते घरों को बर्बाद कर देती, माँ को बेटे से अलग कर देती, बेटे के दिलों में जहर भर देती और भाई बहनों को एक दूसरे से दूर कर देती। उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं उनका इकलौता बेटा भी उनसे दूर न हो जाए। मगर अनूसा तो खुदा की तरफ से भेजा गया एक अनमोल तोहफा थी जिसने उनके घर को जन्नत बना दिया था। वो सचमुच रहमत बनकर आई थी जिसने न सिर्फ आदिल का दिल मोहब्बत से भर दिया था बल्कि पूरे घर में सुकून और खुशियां बिखेर दी थी। जरीना बेगम नम आंखों से आदिल, अनुषा और छोटी सितारा को साथ खेलते देखती और उनके होठों से सिर्फ यही निकलता, शुक्र है खुदा का जिसने हमारी जिंदगी को मोहब्बत और रहमत से भर दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।